अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाहज़ेब अवान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब अवान ऑफिशियल। हमारा आज का फिज़िक्स का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन होती क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन होती क्या है। अच्छा, इससे पहले हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम था, इम्पल्स था, और हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन रिलेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद द लीनियर मोमेंटम। या हमने ये यूँ पढ़ा था कि स्टेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के टर्म्स में हमने पढ़ा था। सो आज के इस टॉपिक के अंदर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ने के अंदर हमने देखना है, ये एक्चुअली ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये इस दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी आया है फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर कि प्रूव दैट द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। और इसी एक लॉन्ग क्वेश्चन से दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन ये होता है कि प्रूव दैट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड प्रूव द स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज। या हमारे पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन इसका ये बनता है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड राइट डाउन इट्स पॉसिबल केसेस। सो हमने उसके अंदर जो 4 केसेस आगे जाके हम पढ़ेंगे वो करना होंगे। सो अभी तक जो हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या प्रूव दैट द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच, तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने आपके सामने राइट डाउन किया हुआ है ये हमने करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन क्या है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है इन जिसके अंदर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। मीन्स मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि हम एक टेनिस बॉल लेते हैं और एक टेनिस बॉल को हम मार्बल सरफेस के ऊपर मारते हैं। जब हम मार्बल सरफेस के पर मारेंगे तो टेनिस बॉल अप्रोक्सीमेटली उतनी ही हाइट पे हमारे पास वापस आ जाएगी, जितनी हाइट से, जितनी हम जोर के साथ हम उसे मारेंगे, जिस हाइट से मारेंगे, और उसी हाइट पे तकरीबन वापस आ जाएगी। थोड़ा सा नेग्लिजेंस चेंज आएगा जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसी टेनिस बॉल को एक रफ सरफेस के ऊपर मारेंगे तो वो टेनिस बॉल उस हाइट के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि बहुत कम हाइट के ऊपर आएगी। सो इसके अंदर क्या हुआ कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है उस टेनिस बॉल की वो किधर गई, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसके अंदर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और उसके अलावा साउंड प्लस हीट के अंदर। एक्चुअली इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो चुकी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि मार्बल सरफेस वाली के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कहते हैं। सो इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूँ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन टू द मार्बल सरफेस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन टू द मार्बल सरफेस। सो ये काइनेटिक एनर्जी हम कह देते हैं सेम है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वाली जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और दूसरा केस जो है हमारे पास जिसके अंदर टेनिस बॉल रफ सरफेस के साथ जो है कोलाइड कर रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ये बॉल बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। सो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि जो इलास्टिक कोलिजन है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करती है और जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करती। वो काइनेटिक एनर्जी किधर जा रही है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी जा रही है साउंड के अंदर, हीट के अंदर, इस केस के अंदर, और उसके अलावा वो जा रही है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो इस तरह हमारे पास वो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन है और उनकी दोनों की एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। सो ये हमारे पास है। अच्छा, और इन दोनों तरह के कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहता है, जिस तरह के हमने पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों के अंदर होल्ड करता है। टोटल एनर्जी का केसेस अगर हम देखें तो दोनों के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व करती है, बट एक इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करती, बल्कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करती है। अच्छा, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन भी लिख दी, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, और इसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिख दी है, वो द कोलिजन ऑफ टेनिस बॉल विद मार्बल सरफेस। वो अप्रोक्सीमेटली उसी हाइट पे आ जाती है, थोड़े से चेंज को हम इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारे पास जो है इलास्टिक कोलिजन बन जाती है। अच्छा,
अब हमारे पास हम इसके जो कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम टू बॉल्स लेते हैं, जो टू मैसेज लेते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, m1 और m2, जिनकी वेलोसिटीज़ क्या है, v1 और v2 इनकी वेलोसिटीज़ हैं। ये बिफोर कुलियन डायग्राम बनाई और आफ्टर कुलियन उनकी वेलोसिटीज़ जो है वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो गई हैं। क्या हुई हैं, क्या चेंज आया है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमने उनको डिनोट कर दिया है कि पहले वो v1 वेलोसिटी के साथ बॉल मैस m1 मूव कर रहा था और मैस m2 v2 के साथ मूव कर रहा था, और जब कुलिजन हो गई तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं हमने v1 की वेलोसिटी मैस 1 की वेलोसिटी v1 प्राइम कह दी है और मैस 2 की वेलोसिटी हमने v2 प्राइम कह दी है। ये हमारे पास है आफ्टर कुलिजन। सो हमने इंग्लिश में लिख दिया है। हम इसको अपने जब हमने डायग्राम अंडरस्टैंड कर ली, मैंने पहले ही लेक्चर्स के अंदर आपको समझाया था, जबकि हम डायग्राम को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन राइट डाउन करना बहुत ईजी लगता है। सो देखें जी, हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर टू स्मूथ इंटरेक्टिंग बॉडीज। हमारे पास दो बॉडीज हैं स्मूथली इंटरेक्ट करते हुए। एक्चुअली ये मैं सारा बोर्ड इसलिए पहले प्रिपेयर कर देता हूं सो दैट हमारे पास थोड़े टाइम के अंदर हम ये सारा टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट अस कंसीडर टू स्मूथ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 moving with initial velocities v1 and v2. Let us consider two smooth interacting bodies mass m1 and m2 moving with initial velocities v1 and v2. After collision, their velocities become v1 prime and v2 prime respectively. अच्छा, ये respectively वर्ड का यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम respectively कह देते हैं तो पहली वेलोसिटी जो पहली बात की होती है वो पहली बॉडी के लिए होती है और जो दूसरी बात की होती है वो दूसरी बॉडी के लिए होती है। सो ये हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे मैंने LCM डिनोट किया। इट डजंट मीन कि लीस्ट काउंट मल्टीपल, हमारा मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये यहाँ पे मैंने एब्रीवेशन यूज की हैं, बोर्ड का स्पेस कम ऑक्यूपाई हो इसलिए मैंने, तो आपने ये जो एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था momentum of the system before collision is equal to the total momentum of the system after collision। वही हमने लिख दिया m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime। यानी ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, ये सेकंड बॉडी का मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन हो गया, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सेकंड बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हो गया। ये दोनों इक्वल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने m1 की वैल्यूज एक साइड पे कर ली और m2 वाली एक साइड पे कर ली। तो मैं ये वाली m1 वाली वैल्यू इधर लाया हूँ तो ये मेरे पास माइनस होगी, m1 v1 वैसे ही आ गया और माइनस m1 v1 प्राइम हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है मैंने m2 वाली उधर ले गया हूँ, ये वैसे की वैसे लिख दी, और ये उधर लेके जाके क्या होगी, माइनस होगी, माइनस m2 v2। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या किया, m1 मैंने ये एक साइड पे अलग अलग इसीलिए की थी ताकि मैं इनके अंदर से कॉमन ले सकूँ। अब मैं इसके अंदर से m1 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने m1 कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास क्या आ गया, v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह इसके अंदर से मैंने m2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, v2 प्राइम माइनस v2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा जी, बिकॉज दिस इज द कोलिजन, दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होल्ड करेगी, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन सेम रहती है इसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी 1/2 m1 v1 स्क्वायर पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एंड सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अच्छा जी, तो ये हमने दोनों लिख दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर से 1/2 कॉमन आ सकता है, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसी लिख दी। इसके अंदर से भी 1/2 कॉमन ले लिया और ये हमारी सारी वैल्यूज वैसे की वैसी आ गई। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हमने क्या किया है, अब हमने 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, m1 मैंने वही काम यहाँ पे दोबारा कर दिया स्टूडेंट्स जो मैंने इसके अंदर किया था। मैंने m1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली और m2 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली। अब देखेंगे m1 v1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये प्राइम वाली वैल्यू इधर m1 प्राइम वाली माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, और ये वाली माइनस जाके उधर जाके माइनस होगी, माइनस m2 v2 स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, m1 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आप देखें नहीं
स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा हुआ है, ये जो फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोटी क्लासेस से हम तो पढ़ते आ रहे हैं उसको, वो हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, मान लेंगे मेरे पास v1 स्क्वायर जो a है v1 a है ए स्क्वायर, और ये v1 प्राइम मेरे पास b है b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम। सो ये मेरे पास आ गया, क्या कहते हैं, एक साइड, और दूसरी साइड भी सिमिलरली वैसे ही लिख सकते हैं हम v2 प्लस v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जी, हमने इक्वेशन 1 निकाली, इक्वेशन 2 निकाली, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर दिया। मैंने सारी इक्वेशन 2 वैसे की वैसे लिख ली। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड किस पे कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर रहा हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, और v1 माइनस v1 प्राइम से v1 माइनस v1 प्राइम कैंसिल हो गया। इसी तरह m2 से m2 कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2 से v2 प्राइम माइनस v2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बाकी क्या बचेगा, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। और ये बाकी यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, ये अगर मैं v1 प्राइम वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लूँ और दूसरी वैल्यूज एक साइड पे कर लूँ, तो मेरे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1। ये जो v1 माइनस v2 है मेरे पास, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉडी रिलेटिव टू द सेकंड बॉडी, यानी पहली बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड सेकंड बॉडी के लिहाज से, और ये हमारे पास सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी के लिहाज से। कैसे, मैं देखें ये मेरे पास यानी कि स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच किस तरह इक्वल है, ये देखें। अगर मैं कह देता हूँ पहली बॉडी मेरे पास v1 है 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, और दूसरी है मेरी इस v2 है उसकी है 5, या मैं ये कह लेता हूँ एक मेरे पास 20 है, v1 मेरे पास 20 है और v2 मेरे पास 10 है। अच्छा जी, v1 मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है, v2 मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड है। जब कोलिजन होगी तो ये जो वेलोसिटीज हो जाती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जो v1 की वेलोसिटी है वो v2 की बन जाती है, और जो v2 की वेलोसिटी है वो v1 की बन जाती है। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 20 माइनस 10 है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 10। ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 10। तो जब ये कोलाइड करेंगी एक दूसरे के साथ तो ये वेलोसिटीज इंटरचेंज कर देंगी, तो मेरे पास v2 प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और v1 प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो 20 माइनस 10 करूंगा तो ये मेरे पास फिर कितना आ जाएगा, अगेन हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। 20 माइनस 10, ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। सो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है, यानी अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन प्रूव हो गया है। एक और तरीका इसको अंडरस्टैंड करने का देखें कि ये मेरे पास जो वेलोसिटी है, ये v1 इसकी वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है, और ये जाके उसको अप्रोच कर रही है, ठीक है। और ये v2 प्राइम ये इसके इक्वल आएगी अगर v2 प्राइम जो है वो अगर ज़्यादा हो हमारे पास, और यहाँ पे v1 मेरे पास ज़्यादा है तो ये उसके करीब जा रही है, इसलिए v1 माइनस v2। और ये v2 प्राइम अगर ये ज़्यादा स्पीड से मूव करनी शुरू कर दे सेकंड बॉडी, तो उतनी वो उससे दूर पहली वाली से जानी शुरू हो जाएगी। दोबारा सुने, देखें ये वाली जो v1 वेलोसिटी है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये है जस्ट इंटरव्यू के अंदर आपने अगर किसी को क्लियर करवाना है तो ये देखें जी, ये v1 अगर ज़्यादा है तो देखें ये v1 ज़्यादा है, ये जाके इसके साथ कोलाइड करेगी, ये स्पीड ऑफ क्या बनेगी v2 के से ज़्यादा होगी तो माइनस करेंगे ना, v2 के अंदर से v1 के अंदर से v2, तो v1 में से v2 माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स ये ज़्यादा है, तो ये जाके इसके साथ कोलाइड करेगी, यानी ये स्पीड ऑफ अप्रोच बढ़ रही है। ओके, और अगर ये v2 प्राइम ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी v2 प्राइम यानी सेकंड वाली ज़्यादा हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। अगर सेकंड वाली ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ आगे मूव करेगी, ये क्या करेगी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे मूव करेगी, और इसकी डेफिनेटली स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन, इस तरह भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी इसके अंदर से पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मेरी हमारी जो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट भी मिल जाएगा, आप हमें वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जीमेल आईडी से शाहज़ेब अफान ऑफिशियल 10 से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सेकंड शाहज़ेब अफजल 503@gmail.com से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये कि हम इस वीडियो के आखिर में आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिक्स हमारा काम ये है, मकसद ये होना चाहिए कि हम किस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हमें अच्छे से अपनी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और बहुत आगे जाना है। सो आगे ये तो हमारे ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक का हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इसके केसेस, तो हम वो इसके केसेस को भी समझने
समझने की कोशिश करेंगे कि इसके केसेस क्या है। इसका छोटा सा एक पॉइंट है, वो मैं आज आपको क्लियर करवा देता हूँ। वो है इधर से हम ड्राइव करेंगे, एक ना फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और वो ड्राइव कर लेते हैं हम आज, और इसके अलावा जो केसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके अंडरस्टैंड करेंगे। सो हमारा फार्मूला किस तरह हमने निकालना है, देखिए जी 4 केसेस हैं वो नेक्स्ट के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम इसका फार्मूला देखते हैं, वेरी सिंपल। देखें V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। यहाँ से अगर मैं V2 की प्राइम की वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरे पास आएगा V1 माइनस V2 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम। ये मेरे पास आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूँ 1 2 तो मैंने कह दिया था। अगर ये आप यहीं से टॉपिक कंटिन्यू करते हैं तो ये हम इसको इक्वेशन 3 करेंगे। लेकिन अगर हम ये नया टॉपिक हम अगर पढ़ लेंगे, मतलब इसी टॉपिक का दूसरा लॉन्ग का स्टैंड अटैम्प्ट करें फ्रॉम स्टार्ट, तो हम इसको क्या देते हैं दोबारा इक्वेशन 1 इसको यूँ कह देंगे, ठीक है। ये मेरे पास 1 है। अच्छा, अब मेरे पास फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मेरे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, वो आपने ड्राइव की थी। अच्छा, हम इसको दोबारा देख लेते हैं, वो इतना ड्राइव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। देखिए जी, आगे हम M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। देखिए ये हमारे पास पहले, अगर आप इधर भी पुट करना चाहें इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर ना पुट करना चाहेंगे, जो मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू, ये आपने वैसे भी निकाली है पिछले इससे पिछले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 माइनस V2 माइनस, अच्छा ये है हमारे पास M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2 प्राइम माइनस V2, ये आ गया जी यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर हम इसको क्या देते हैं 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, M1 ये V1 माइनस V1 प्राइम और इज इक्वल टू M2, मैंने V2 प्राइम की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो V2 प्राइम की जगह पे वैल्यू पुट करें V1 माइनस V2 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, ये आ गया। ये मैंने वैल्यू पुट की है जिस V2 प्राइम की जगह पे। ओके, तो ये V2 प्राइम की जगह पे वैल्यू पुट की है, ये मेरे पास आ जाएगा M1। अब देखें जी, M1 ये V1 माइनस V1 प्राइम और ये इक्वल टू क्या बन रहा है M2 ये V1 प्लस V1 प्राइम कह लें, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला, ये माइनस 2V2 हो गया, ठीक है। इधर से आप इसको छोड़ दें, आप अब यहाँ पर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2। ये वाली डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इक्वेशन माइंड में नहीं रहे तो आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं। आप इसको करें M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम माइनस M2 माइनस 2M2 V2। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, मैंने क्या करना है, मैंने प्राइम वाली एक साइड पे कर लेनी है, सिंपल वैल्यूज एक साइड पे कर लेनी है। अब देखिए M1 V1 और सिंपल दूसरी कौन सी है, देखें दूसरी है हमारे पास ये वाली माइनस M2 V1 और प्लस 2M2 V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V1 प्राइम प्लस M1 V1 प्राइम। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ M1 माइनस M2 V1 कॉमन आ गया और प्लस 2M2 ये V2 आ गया इज इक्वल टू अच्छा M1 V1, ये मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ, ये पहले लिख दूँ 1 वाली है तो ये दूसरी बाद में लिख दूँ M2, तो ये इस तरह भी लिख सकता हूँ V1 प्राइम। देखिए ना, ये M1 ये प्लस की है ना दोनों, तो कोई मसला नहीं, हम पहले कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, फिर इसके अंदर से कॉमन ले लिया। अब मैंने कॉमन तो ले लिया, अब ये मैं इधर ला के डिवाइड करूँ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चूँकि ये M1 प्लस M2 इधर दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इधर दोनों के नीचे डिवाइड कर दूंगा। यूँ मेरे पास ये इक्वेशन निकल आएगी, जो कि हमें आगे केसेस के अंदर प्रूफ भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये V1 प्राइम से अगर बाय एनालॉजी देखें तो इसी तरह हम ना V2 प्राइम की जो इक्वेशन भी एनालॉजी से हम V2 प्राइम की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये देखें V2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहाँ पे 1 है मैं वहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। देखिए जैसे V1 की जगह पे V2 प्राइम कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 की जगह पे M2 हो जाएगा और M2 की जगह पे M1 आ जाएगा। नीचे देखें यहाँ पे M2 प्लस M1 हो जाएगा ना, लेकिन मैं इसको चूँकि ये प्लस का है तो इसलिए M1 प्लस M2 ही रहने देता हूँ। ओके, ये आ जाएगा V2
+2m1v1 डिवाइडेड बाई ये m1 प्लस m2, ये m2 प्लस m1 होगा, फिर भी प्लस में है तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। m1 प्लस m2 इज इक्वल, ये हमने इसको v2 प्राइम कह रही है। तो इस तरह बाय एनालॉजी हम इक्वेशन 1 और 2 डिराइव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमें इक्वेशंस पता होंगी तो आगे हमें 4 केसेस पता होंगे। तो इसी तरह फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए और हमारे लेक्चर को इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर भी करते रहें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। आप लोग जितनी जो हमारी मेहनत होती है, ये आप लोगों का जो सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करके आगे शेयर करना, ये हमारी सारी मेहनत का फल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे इसको लाइक करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर अपनी राय का इजहार हमें करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।